चलिए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं जो कि हमारे सामने था फिनोल। चैप्टर फिनोल की हम बात करेंगे और इसको निपटाने की कोशिश भी करेंगे। देखिए सबसे पहले अगर अपन बात करें इसके प्रिपरेशन मेथड के बारे में बात कर लेते हैं या थोड़ा सा इसके बारे में बता दें कि हर OH आपका अल्कोहल नहीं होता है। जब बेंजीन पर OH जुड़ता है तो हम उसे बोलते हैं फिनोल। तो ये आपके सामने रहेगा फिनोल। कई बार हम इसको कार्बोलिक एसिड भी बोल देते हैं, कार्बोनिक नहीं कार्बोलिक एसिड। तो कई बार एसिडिक स्ट्रेंथ में आपको ये वर्ड भी दिखाई दे सकता है एसिडिक स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में। अब आप एसिडिक स्ट्रेंथ के फिनोल के जो क्वेश्चंस है ना वो यहाँ मिलेंगे एनसीईआरटी में। जो हमने कहाँ कवर किए हैं जीओसी में, वो एनसीईआरटी यहाँ लिखता है। चैप्टर वाइज चलता है एनसीईआरटी। हम जीओसी को जानबूझ के लंबा खींचता रहते हैं। ये हमारे सामने रहेगा फिनोल। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रिपरेशन मेथड्स की। प्रिपरेशन मेथड्स कि हम कहां कहां से फिनोल को बना सकते हैं, क्योंकि अब कोई केमिकल रिएक्शन ऐसी बची नहीं है जो हम डिस्कस ना कर सके। चलिए सबसे पहला आपके सामने जो प्रिपरेशन मेथड रहेगा वो आप पहले से भी जानते हैं, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन से हम फिनोल को बनाने की कोशिश करेंगे। इसको हम डॉ प्रोसेस के नाम से जानते हैं, हालांकि एनसीईआरटी आजकल बातें नहीं करता इस पर। डॉ प्रोसेस होता है ये। आप जानते हैं बेंजीन पर जब हैलोजन लग जाता है तो उसकी रिएक्टिविटी बाय डिफॉल्ट क्या हो जाती है, कम, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, स्ट्रॉन्गर कार्बन हैलोजन बॉन्ड। अगर आप इसी को ही रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, मान लीजिए डायरेक्ट आपने NaOH के साथ रिएक्शन करवा दिया है तो ये NaOH के साथ रिएक्शन नहीं करता, नो रिएक्शन। कभी आप सोचें कि यहाँ पर जो Cl है वो OH माइनस रिप्लेस कर देगा, तो आप एराइल हैलाइड पढ़ चुके हैं, ये SN1 और SN2 नहीं देते, बिकॉज योर लिविंग ग्रुप इज sp2 कार्बन। नॉर्मल कंडीशन पर ये रिएक्शन नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर हम ठान लें कि हमने रिएक्शन करवानी ही करवानी है तो फिर ड्रास्टिक कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। तो उस कंडीशन पर हम पहले रिएक्शन करवाते हैं NaOH के साथ। टेम्परेचर रखते हैं 623 केल्विन और प्रेशर रखते हैं 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कुछ याद आया? ड्रास्टिक कंडीशन है। अगर कोई रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन पर नहीं हो रही है तो ड्रास्टिक कंडीशन पर हम करवा सकते हैं। H3O प्लस आखिरी में हम प्रोटोनेशन के लिए रखते हैं और फिर Cl हट जाता है और कौन लग जाता है, OH। मैंने बताया था इस मैकेनिज्म को हम बेंजाइन मैकेनिज्म बोलते हैं, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। ये बेंजाइन मैकेनिज्म से हटता है। अगर कोई NO2 आ जाता है ना हेलोजन की ऑर्थो या पैरा पर तो बहुत आसानी से हट जाता है ये Cl, लेकिन NO2 नहीं है तो फिर इतनी आसानी से नहीं हटेगा और मैकेनिज्म का नाम रहेगा बेंजाइन। चलिए ये पहला तरीका रहेगा प्रिपरेशन का, जो कि पहले से भी डिस्कस हो चुका है। जल्दी जल्दी निपटाएंगे। इस चैप्टर के बाद आप अल्कोहल फिनोल ईथर वाले मॉड्यूल पर भी हाथ साफ करेंगे। आज या कल में आपके पास एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड की एलपी भी आ जाएगी। ठीक है, मॉड्यूल को सोल्व करने का सफिशिएंट टाइम दिया है, डाउट पूछने का भी सफिशिएंट टाइम दिया है आप लोगों को। अब कौन कब करेगा ये तो आप पे ही डिपेंड करता है, किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। सेकेंड हमारे सामने जो प्रिपरेशन मेथड रहेगा ये रहेगा फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हम फिनोल की प्रिपरेशन की कोशिश करेंगे। अगर आपके सामने बेंजीन दिया हुआ है, पहली रिएक्शन आप जानते हैं, पहला जो स्टेप इन्वॉल्व होगा, आप रिएक्शन करवा देते हैं किसके साथ, ओलियम के साथ। ओलियम आप किसको बोलते हैं, फ्यूमिंग कंसंट्रेटेड H2SO4।
और साथ में कौन रहे, SO3। या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्या, H2S2O7। सही है कि नहीं है? तो इस कंडीशन में आप जानते हैं, या फिर आप डायरेक्ट भी रिएक्शन करवा सकते हैं बनाने के लिए कंसंट्रेटेड H2SO4, ये काम कर सकते हैं। इस कंडीशन में आप जानते हैं H जो है H2SO4 रहेगा भाई, प्रिंटिंग मिस्टेक है, SO3 के ऊपर H प्लस लग जाएगा, HSO3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। यहां पर दो H2SO4 के मोल आपस में रिएक्शन करके, एक एसिड की तरह काम करेगा, दूसरा बेस की तरह, और क्या जनरेट करके देते हैं हमें, HSO3 प्लस। कुछ याद आया? HSO3 प्लस, यहां पर रिएक्शन का क्या रहता है, इलेक्ट्रोफाइल। ये जनरेट हो जाता है यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी और यहां से। क्लियर? अब आप समझिए, HSO3 प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल है और बेंजीन के साथ रिएक्शन करने के लिए आया है। और आप सभी जानते हैं बेंजीन कैसा है, न्यूक्लियोफाइल। लेकिन बेंजीन के पाई बॉन्ड पर एडिशन नहीं होता, बेंजीन के पाई बॉन्ड पर क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन। बेंजीन बोलता है मुझे अपना एरोमेटिक कैरेक्टर क्या चाहिए, सेफ। तो कोई ना कोई हाइड्रोजन हटा और लग जा। तो कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ है, तो 6 में से कोई सा भी हाइड्रोजन हटाकर आप क्या लगा सकते हैं, SO3H ग्रुप को लगा सकते हैं। किसको लगा सकते हैं, SO3H ग्रुप को लगा सकते हैं। अगर कोई ग्रुप लगा होता तो फिर उस ग्रुप का डायरेक्टिंग नेचर देखते, प्लस आर वाला होता तो ऑर्थो पैरा से हटाते, माइनस आर वाला होता तो मेटा से हटाते। कोई ग्रुप नहीं है तो कोई भी हाइड्रोजन हटाकर आप SO3H ग्रुप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब ये आ गया आपके सामने, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो इसी को हम बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड, जो कि हम बनाकर ले आए। अब SO3H ग्रुप को हटाना बहुत आसान होता है, मेरी बात को जबरदस्त तरीके से सुनेंगे। SO3H ग्रुप को आप इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की मदद से रिप्लेस कर सकते हैं। सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन वाज रिवर्सिबल रिएक्शन। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि जब चाहो SO3H ग्रुप को इंस्टॉल कर दो और जब चाहो SO3H ग्रुप को अनइंस्टॉल करो। क्लियर? तो आप इस SO3H ग्रुप को इलेक्ट्रोफाइल की मदद से भी रिप्लेस कर सकते हैं और न्यूक्लियोफाइल की मदद से भी रिप्लेस कर सकते हैं। अगर मैंने यहां पर रिएक्शन करवा दी है किसके साथ, NaOH के साथ। किसके साथ, NaOH के साथ। तो जिसमें Na प्लस और कौन रहेगा, OH माइनस। उसके बाद आपको H प्लस यहां पर ऐड करना पड़ेगा, कारण क्योंकि जब OH आएगा तो फिनोल बनेगा। मीडियम कैसा रहेगा, एस बेसिक, तो फिनोल का H हट जाएगा बेसिक मीडियम के अंदर, तो बाहर से H प्लस डालना पड़ेगा। दिस SO3H ग्रुप विल बी रिप्लेस्ड बाई OH। तो ये देखो कौन रिप्लेस कर रहा है इसको, न्यूक्लियोफाइल। तो दिस SO3H ग्रुप कैन बी रिप्लेस्ड बाई इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। ये जबरदस्त पॉइंट है मेरे भाई, ध्यान रखना। इसको आप इलेक्ट्रोफाइल की मदद से भी रिप्लेस कर सकते हैं और न्यूक्लियोफाइल की मदद से भी रिप्लेस कर सकते हैं। अगर बेंजीन पर SO3H ग्रुप लगा हुआ है और अगर आप इसकी रिएक्शन किसी इलेक्ट्रोफाइल से करवा देते हैं या फिर इसकी रिएक्शन किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ करवा देते हैं, तो ये रिप्लेस हो जाता है इलेक्ट्रोफाइल से भी। हमने देखा था कि रिएक्शन वाज रिवर्सिबल, और इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं किसी न्यूक्लियोफाइल से भी। तो SO3H group can be replaced by electrophile as well as nucleophile. Mechanisms will be different, but हाँ ये रिप्लेस हो जाता है। बता दिया है क्या? यहां से यहां तक की रिएक्शन हम एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पढ़ चुके हैं। ये वाला जो है ये मैंने आपको बता दिया है, SO3H कैन बी रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है याद रखने के लिए कि SO3H ग्रुप को इलेक्ट्रोफाइल भी हटाएगा और न्यूक्लियोफाइल भी। अभी हम देखेंगे बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस। निपटा दिया है। ये था सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन बस केवल लिख के छोड़ना है, क्योंकि उसमें जो रिएक्शंस का इन्वॉल्वमेंट होगा वो अभी हमने पढ़ी नहीं है। तो फिर सर लिख क्यों रहे हैं, क्योंकि बाद में कभी ना कभी तो पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि टेस्ट में जब सिलेबस में लिखा होगा ना फिनोल, तो मैं उसकी प्रिपरेशन मेथड भी पूछूंगा और केमिकल रिएक्शन पूरा एनसीईआरटी के हिसाब से, जो एनसीईआरटी ने उसने लिखा है वो सब पूछा जाएगा, चाहे वो उसके प्रिपरेशन में हो चाहे वो उसके केमिकल रिएक्शन में हो। निपटा दिया है। थर्ड,
थर्ड में हमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अभी लिख के छोड़ देना है, फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। मैं बता दूंगा कहां मिलेगा ये, आगे मीन्स चैप्टर में आएगा। फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। हमने 4 लिविंग ग्रुप का नाम लिया था, अगर आपको याद हो तो वो चौथा लिविंग ग्रुप अभी हमने इंट्रोड्यूस नहीं किया। ये देखो ये आ गया N2 प्लस। तो जब ये आएगा तब ये रिएक्शन कई बार आएगी, 2 कोड़ी की हो जाएगी हमारे सामने। ये जो आपके सामने है इसको हम बोलते हैं बेंजीन डायजोनियम। अभी तो नाम भी नहीं बताऊंगा कैसे आया है, टाइम आने पर सारी बात बताऊंगा। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। चैप्टर अमीन जब हम पढ़ेंगे तो ये रिएक्शन हमारे पास वहां भर भर के आएंगी और बहुत आसानी से हम इसको निपटाते हुए चलेंगे। आप इसके रिएक्शन करवा सकते हो किसके साथ? वार्म वाटर के साथ, मतलब गुनगुना पानी आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा। या फिर आप रिएक्शन किसके साथ करवा दो? स्टीम। तो स्टीम में तो वैसे ही पानी गर्म होता है, क्लियर? तो आप समझ रहे हैं, स्टीम में भी कौन होगा? H2O, और वार्म वाटर में भी कौन होगा? H2O। और N2 प्लस क्या है? लिविंग ग्रुप, जिसको वाटर रिप्लेस कर देगा। तो कौन मिलेगा N2 की जगह? OH। डिटेल्ड मैकेनिज्म हम लिखेंगे, पढ़ेंगे चैप्टर अमीन के अंदर। अभी तो बस इतना सा ही करना है। तो चैप्टर अमीन आएगा तो हमारा डिटेल डिस्कशन वहां पर रहेगा। इस रिएक्शन के लिए 2 कोडी की रिएक्शन ही बन जाएगी। नेक्स्ट और लास्ट प्रिपरेशन मेथड आता है, और काफी इंपॉर्टेंट है भाई, काफी मतलब काफी इंपॉर्टेंट। मतलब कितनी बार आ चुका है ये, कितनी बार आ चुका है पता नहीं। 3 से 4 बार जेईई मेंस पूछ चुका है इसको, 2-3 बार शायद नीट में भी ये पूछा जा चुका है। आता ही रहता है, बहुत मुश्किल नहीं है लेकिन बहुत बार पूछा जाता है। दुनिया में जितना भी फिनॉल बनता है ना, उनमें सबसे ज्यादा इसी मेथड से बनाया जाता है, कमर्शियल प्रिपरेशन मेथड। मतलब अगर लार्ज स्केल पर आप फिनॉल को बनाना चाहते हैं तो उसके लिए यही वाला मेथड हमारे सामने रहेगा। मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है, पूछा जाता रहेगा। मैं बहुत ज्यादा स्टार इस पर इसलिए नहीं लगाता हूं क्योंकि आजकल जो नीट का पैटर्न है वो थोड़ा सा क्या है, डिफरेंट। पहले पता है ऑर्गेनिक बहुत कम लेक्चर में खत्म होती थी, बहुत लिमिटेड पढ़ाया जाता था ऑर्गेनिक के अंदर, कारण कुछ सिलेक्टेड रिएक्शन ही पढ़ाई जाती थी। अगर आप ऐसे चलोगे GOC1 GOC2, फिर रिएक्शन मैकेनिज्म 1 रिएक्शन मैकेनिज्म 2 एंड नेम रिएक्शन, फट से ऑर्गेनिक जाता है, पता ही नहीं चलता है क्या पढ़ा दिया और क्या छूट गया। जितना जितना चाहिए उतना उतना पढ़ा दिया जाता है। लेकिन आजकल वो क्या है कि मेन जो रिएक्शन होते हैं ना, जो सब पढ़ाते हैं उन पर फोकस नहीं कर रहे, वो बहुत हल्की हल्की चीजें पूछ रहे हैं एनसीईआरटी से, और इसीलिए बच्चे निपट रहे हैं। ये भी कहते हैं कि पेपर आसान है और नंबर भी नहीं आते। पेपर क्या है? आसान, फिर भी नंबर नहीं आते। क्यों? क्योंकि हम मोस्ट एक्सपेक्टेड पढ़ते रहते हैं। स्टार जिन पर लग जाता है उन्हीं पर हमारा जान जाता है। बाय डिफॉल्ट अगर आप किसी नोटबुक को खोलोगे और उस पेज पर कहीं स्टार लगा हुआ है, आप पहले वही पढ़ोगे। तो जरूरी नहीं है वो स्टार वाली बातें पूछी, आजकल इजी इजी बातें ज्यादा पूछ रहे, इसीलिए हम किसी पर्टिकुलर रिएक्शन पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रहे। हमें सभी को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। तो नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा फ्रॉम क्यूमीन। कहां से रहेगा? फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन का ही आप इसको बोल सकते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ये हमारे सामने एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कई बार बना है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन कोई हम क्यूमीन बोलते हैं। इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपका फंडा क्लियर होना चाहिए। थोड़ा सा हम समझेंगे कि ये कहां से किस प्रकार से बनाया जाएगा। मान लीजिए साइक्लोहेक्सिन आपके सामने दिया हुआ है। देखिए जब मैं किसी टॉपिक को बताता हूं, समझाता हूं, तो वो टॉपिक वैसे ही आसान हो जाता है मेरे लिखने के तरीके से। मैं ये बात ऑनेस्टली बोलता हूं, क्योंकि जिस तरीके से मैंने हाइड्रोजन लिखा है ना, उस तरीके से बहुत सारे बच्चों का ध्यान आ जा चुका है। लेकिन वो जब लिखेगा तो ऐसे थोड़ी लिखेगा कि देख इस हाइड्रोजन पर फोकस कर। अब आपका बाय डिफॉल्ट यहाँ पर फोकस जा चुका है। अगर हम इसकी रिएक्शन करवा देते हैं किसके साथ? Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ H, तो आप जानते हैं, बिल्कुल सही बोला है किसी ने, कि यहां पर क्या बनेगा? Br रेडिकल। और भाई साहब रेडिकल्स एलाइलिक और बेंचालिक हाइड्रोजन को लेकर बहुत रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि रेडिकल जब रिएक्शन होता है तो RDS में H के हटने के बाद रेडिकल बनता है वहां पर, और रेडिकल जितना ज्यादा स्टेबल होगा तो रिएक्शन उतनी ही फास्ट, रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा। तो ये जो है आप एलाइलिक और बेंजालिक H को हटाकर क्या लगाते हैं यहाँ पर? Br। ये प्रोडक्ट आप बनाते हैं, आपने बिल्कुल इसको पढ़ा है। रिएक्शन का नाम हमारे सामने रहता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हम पढ़ चुके हैं।
ये पूरी रिएक्शन के पीछे है इस एलाइलिक एच का होना। सेम टू सेम बेंजाइलिक के केस में भी आपको देखने को मिलेगा। अब आपको लगेगा कि सर आप पुरानी बातें कहाँ से करने लग गए हैं, क्या लिंक है इस टॉपिक का। देखिए, या तो आप सीधा रट लो या चीजों को समझ लो, ताकि दिमाग में ज्यादा दिन तक बनी रहे। आप रिएक्शन करवाओगे Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ H nu, ठीक है। तो यहां पर भी आप जानते हैं रिएक्शन कहां पर होने वाली, बेंजाइलिक H पर। वन ऑफ द बेंजाइलिक H विल बी रिप्लेस्ड बाय Br। ये प्रोडक्ट आपके सामने बनेगा। इस रिएक्शन का भी नाम है बेटा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम पढ़ चुके हैं इसको एल्कीन्स के अंदर। अब हम अपनी रिएक्शन के ऊपर आते हैं, ध्यान से सुनिए। थोड़ा सा बताओ O2 का नेचर कैसा है, डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक? बिल्कुल सही बात है, इट्स अ पैरामैग्नेटिक। बट ये बातें आपकी बीबीटी नहीं बता पाएगी। हर थ्योरी की अपनी लिमिटेशन होती है। क्या होती है? लिमिटेशन। बीबीटी कहता है कि पहला बनने वाला बॉन्ड सिग्मा ही होना चाहिए, एमओटी बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बीबीटी बोलता है कि ऑक्सीजन डायमैग्नेटिक है, एमओटी बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, ये पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो थोड़ा सा एमओटी की मदद से ही हम इस रिएक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए हमारे सामने ये साइक्लोहेक्सिन दिया होता, क्या दिया होता? साइक्लोहेक्सिन अगर हमारे सामने दिया होता, तो मैं जानबूझकर इस हाइड्रोजन को हाईलाइट कर रहा हूं, आपको समझ गया इस हाइड्रोजन को लेकर रेडिकल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। अगर मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दूं? O2 के साथ। किसके साथ करवा दूं? O2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H nu। तो O2 को आप ऐसे समझो, पैरामैग्नेटिक नेचर है कि नहीं है? ऐसे। तो मैं इसको जानबूझकर ऐसा लिख रहा हूं, एक ये रहा अनपेड इलेक्ट्रॉन, एक ये रहा अनपेड इलेक्ट्रॉन। हालांकि ये अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको मोलिकुलर ऑर्बिटल में मिलेंगे जाके, जब आप O2 का बनाओगे मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम, तो वहां जाकर आपको सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार की बातें करनी वहां दिखेंगे, ये ऐसे थोड़ी दिखेंगे। ये तो मेरे समझाने का क्या है, तरीका है। अब आप बताइए, यहां पर ऑक्सीजन पर क्या है? रेडिकल। और भाई साहब रेडिकल्स इस हाइड्रोजन को लेकर बहुत रिएक्टिव होते हैं, और रेडिकल की प्रेजेंस में जब बॉन्ड टूटता है तो कैसे टूटता है? होमोलैटिकली। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? तो अगर इसकी वजह से ये बॉन्ड तोड़ा जाए तो बताइए कैसे टूटेगा? होमोलैटिकली। और इन दोनों के बीच में क्या बनेगा? बॉन्ड। एक इलेक्ट्रॉन ये ले आया और एक इलेक्ट्रॉन ये ले आया। समझना मेरी बात को, ध्यान से समझना एकदम। अगर यहां से तोड़ दिया तो यहां मैंने क्या बना दिया? रेडिकल। और बॉन्ड किस किस के बीच में बन चुका है? बॉन्ड अगर अपन बात करना चाहें तो किस किस में बना दिया आपने? ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन। ये देखो ये बॉन्ड मैंने बना दिया। क्या ये बॉन्ड हमारे सामने बन चुका है? यस। अब आप समझिए, इधर वाले ऑक्सीजन के ऊपर भी क्या है? एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, और ये भी क्या है? रेडिकल। बना कि नहीं बना? थोड़ा सा जुगाड़ है लेकिन लॉजिकल सही है। मतलब बातें जो बोल रहा हूँ वो 100% रॉन्ग नहीं है। मैकेनिज्म से जाएंगे तो कुछ ऐसी बातें हमें देखने को मिलेंगी। अब यही हाइड्रोजन क्यों हटाया? बिकॉज दिस रेडिकल इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, है कि नहीं है? इसके पास भी अनपेड, उसके पास भी अनपेड, दोनों क्या बना लेंगे? बॉन्ड। बॉन्ड फॉर्मेशन होगी कि नहीं होगी? तो यहाँ पर ये भी दोनों आपस में क्या बना लेते हैं? बॉन्ड। और आपके सामने जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनकर आएगा। ये मैंने आपको स्लो मोशन में बताया था, इस प्रकार से ये बन जाएगा। अगर आप गौर से देखोगे तो ये तो एक परऑक्साइड बन चुका है। परऑक्सी लिंकेज है कि नहीं है? इस पूरी रिएक्शन में हाइड्रोजन का इंपॉर्टेंट रोल है। अगर ये हाइड्रोजन ना हो तो फिर ये मामला होता ही नहीं। आप इसी टाइप की रिएक्शन करते हैं। देखिए, आपको बहुत जगह पर ये रिएक्शन देखने को मिलेंगी, लेकिन आपको यहाँ कनेक्टिविटी जो है वो गजब की दिखेगी। ये हमारे सामने, मैं तो बोलता हूँ ये कोई सा भी ग्रुप हो, मिथाइल का भी कोई जरूरी नहीं है। मान लीजिए आपने कोई एल्काइल ग्रुप लगा रखा है, कोई एल्काइल ग्रुप लगा रखा है, और ये क्या है? हाइड्रोजन। तो ये कौन सा हाइड्रोजन आ गया है? बेंजाइल। है कि नहीं है? बिल्कुल। अगर मैं रिएक्शन O2 इन द प्रेजेंस ऑफ H nu करवाऊं, या कई बार स्मार्ट एग्जामिनर O2 की जगह क्या लिख देता है? एयर। एयर में ऑक्सीजन नहीं होता है क्या? होता है कि नहीं होता है? अब सर ये मत पूछना कितना परसेंटेज है, वरना अब सारा मामला गड़बड़ा जाएगा। तो बिल्कुल हम ऑक्सीजन को ऐसे ही सेट करते हैं, हम इसको डाई रेडिकल की तरह मानकर चलते हैं। ये लीजिए, अब समझो, पहले वाला बॉन्ड ये तोड़कर ले जाएगा, इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में क्या बनेगा? बॉन्ड। यहाँ भी रेडिकल बनेगा और वहां तो पहले रेडिकल है, वो दोनों आपस में क्या बना लेंगे? बॉन्ड। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से पर ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। आप बताइए, इसमें ये जो दो आर लगे हुए हैं, इनका कोई रोल है क्या? इनका तो कोई रोल है नहीं। तो ये आर इथाइल है, मिथाइल है, उससे कद्दू फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये हाइड्रोजन नहीं होता तो मेरे भाई फिर ये पेरोक्साइड बनता ही नहीं। अब आते हैं हम अपनी मेन रिएक्शन पर।
हम अब अपनी मेन रिएक्शन पर आएंगे। ये हमारे सामने है क्यूमीन। क्या है? क्यूमीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन को ही क्या बोला जाता है? क्यूमीन, कमर्शियल नेम है इसका। इसे हम बोलते हैं क्यूमीन। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है क्या? होनी भी नहीं चाहिए। अब देखो, रिएक्शन करवाई जाएगी किसके साथ? O2 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ H। O2 की जगह क्या लिख सकता है? एयर भी लिख सकता है, कोई दिक्कत की बात? क्या आप बता सकते हैं पहले यहां पर किसकी फॉर्मेशन हुई होगी? रेडिकल के थ्रू रिएक्शन जाएगी। एग्जैक्टली सही बोला आपने। यहां पर इस हाइड्रोजन का पूरा खेल है रिएक्शन को होने में। तो पहले ये जो बॉन्ड आपका होमोलेटिकली टूटा होगा और इस प्रकार से यहां पर बनकर आएगा। ध्यान से सुनते रहना, ध्यान से। यहां पर ये रहेगा CH3, यहां पर भी ये रहेगा CH3। ऑक्सीजन कार्बन में बॉन्ड बनेगा और ये पेरोक्साइड बन गया कि नहीं बन गया? इसमें बस RR लिखा हुआ था, यहां पर क्या लिख दिए? मिथाइल। तो ये था क्यूमीन और ये बनकर आ गया है आपके सामने क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। इसको हम बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड इसलिए है क्योंकि इसमें परऑक्सी लिंकेज है और परऑक्सी लिंकेज की वजह से ये अनस्टेबल होता है। क्या होता है? अनस्टेबल। अब आपको इस रिएक्शन के अंदर एसिड को इंट्रोड्यूस करना है। H3O+ डाल सकते हैं या फिर क्या लिख सकते हैं? डाइल्यूट H2SO4। बताइए दोनों सेम है कि अलग अलग हैं? एक ही बात है। अब इसके आगे का मैकेनिज्म हमें जानने की जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा स्लो मोशन में समझाता हूं आपको। देखो, OH है कि नहीं है? H+ की प्रेजेंस प्रोटोनेशन होगा कि नहीं होगा? लिविंग ग्रुप में बदलेगा कि नहीं बदलेगा? हटेगा यहां से। ठीक है, तो ये वाला जो बॉन्ड आपका है, ये वाला बॉन्ड जो है ये टूटेगा और ये बॉन्ड टूटने के बाद रिएक्शन में आप पाएंगे कि ये जो OH है ये किस पर लगा हुआ मिलेगा आपको? फिनाइल ग्रुप के ऊपर। तो यहां से ये हटा दिया, तो बताइए फिनाइल के ऊपर कौन आ गया है? OH। इसका प्रॉपर मैकेनिज्म होता है, लेकिन हमारे सिलेबस में क्या बन गया है? फिनोल। आप फिनोल ही तो बनाने के लिए निकले थे, ये बन गया है फिनोल। अब आप देखो किस किस का बॉन्ड टूटा। इधर से इस कार्बन का बॉन्ड टूट गया, ये टूट गया यहाँ से। इधर से इस ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट गया, तो ये ऑक्सीजन और कार्बन आपस में क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड। तो बताइए, एक बॉन्ड तो पहले से ही था, एक बॉन्ड और बन गया, तो साथ में कौन बन गया हमारे सामने? एसीटोन। कौन बन गया है? एसीटोन। जितना फिनोल बना है ना, उतना ही क्या बना है? एसीटोन। तो नॉर्मली हमारा फिनोल पर तो ध्यान रहता है, एसीटोन पर ध्यान नहीं रहता। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मल्टीपल टाइम्स पूछी गई रिएक्शन है। तो जितना फिनोल बना है उतना ही क्या बना है? एसीटोन। अब बताओ, यहाँ पर मिथाइल की जगह इथाइल होते तो यहाँ क्या लगे हुए मिल जाते? इथाइल। बाकी कोई चेंज है ही? पूरा मैकेनिज्म भी हमने नहीं पढ़ा और काम की बातें भी जान ली। या तो मैं आपको यहीं से सीधा बता देता कि ये बनेगा, याद कर लो। पढ़ते भूल जाते, पढ़ते भूल जाते। अभी भी याद रखना पड़ेगा, लेकिन आपको याद रखने में दिक्कत नहीं होगी। छापिए, आगे बढ़ो। और तो बुरा बोलना। जल्दी जल्दी निपटाएंगे भी। कौन से हाइड्रोजन? इस हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड राक्षस स्ट्रॉन्ग नहीं है, sp2 कार्बन और हाइड्रोजन का। यहाँ इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन करते हैं, रेडिकल यहाँ रिएक्शन कौन से वाले में? इस वाले में। हाँ, यहाँ और तो कहाँ है? ये बेंजीन है क्या? ये हमारे लिए लिखा गया है, स्टे पॉजिटिव। कि बच्चा कैसा भी सवाल क्यों ना पूछे, तुम्हें तुम्हारा कॉन्फिडेंस खत्म नहीं होने देना है। क्योंकि टीचर का ही कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, फिर तो खेल खत्म है। तो ये बहुत सही लगा है, मैं अपने लिए मानता हूँ इसको। जल्दी जल्दी निपटाएंगे मेरे भाई। ए, इधर ध्यान दे। मैं अभी तक पार्टी भेज दूंगा।
इधर आने का एक नुकसान तो हुआ है, ये जो ऑनलाइन वाला फ्लेवर है ना बच्चों को, ये थोड़ा सा परेशान कर रहा है, ये है थोड़ा सा। उधर जो थे उधर पता थे ये ऑफलाइन वाले मास्टर, इनके साथ थोड़ा सा अलग रहना है। यहाँ ऑनलाइन वालों का इन्फ्लुएंस ज्यादा है, मास्टर की रील बनाना, मास्टर को फिर टैग करना, फिर मतलब ये एक्टिविटी ज्यादा, पढ़ने पर ध्यान क्या है, कम है। मास्टर को पॉपुलर करने में ध्यान ज्यादा है। अब ये मास्टर जानबूझ के करवाते हैं या बच्चों को ही ज्यादा मजा आता है कि चलो ये तो हो नहीं रहा, ये ही कर लेते हैं। बहुत सारे आते हैं पढ़ने के लिए, यूट्यूबर बन जाते हैं, अलग अलग व्लॉग बनाते फिर रहे हैं। ठीक है, अच्छा है, हो सकता है वो हमसे भी ज्यादा कमा रहे हो। यूट्यूबर तो बहुत हो गए। क्लास, मैं बाहर वाली बात नहीं कर रहा, क्लास वाले बहुत ज्यादा हो गए हैं। मास्टर ने कुछ बोला नहीं कि रिकॉर्ड किया नहीं। मतलब मास्टर लगा कि ये तो मैंने इंस्टेंटली बोला था, प्लान नहीं था, शायद रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा, लेकिन कुछ दिनों बाद मार्केट में घूम के वो भी आ जाता है। निपटा दिया है क्या? जल्दी से निपटाएंगे, फिर इसके टेस्ट पर बात करेंगे, और फिर केमिकल रिएक्शंस। दो ही केमिकल रिएक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, दोनों फेमस नेम रिएक्शन है। फिनोल के चैप्टर में बस वही पढ़ाई जाती है। निपटा दिया है क्या? चलिए, काफी इंपॉर्टेंट ये रहती है रिएक्शन, कई बार पूछी जाती है। हम टेस्ट में क्यूमीन कैसे बनेगा उस पर भी बात करेंगे। हमने बेंजीन से क्यूमीन तक का जो रास्ता है वो देखा है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब जाके फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन देखना, मल्टीपल टाइम्स बना है रिएक्शन क्यूमीन। निपटा दिया है। नेक्स्ट, केमिकल टेस्ट ऑफ फिनॉल। हालांकि टॉपिक डायरेक्टली एनसीईआरटी में नहीं है, बट हमें थोड़ा सा इस तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। नेक्स्ट रहेगा केमिकल टेस्ट ऑफ फिनॉल। आपसे क्यूमीन नहीं, चैप्टर फिनॉल चल रहा है। केमिकल टेस्ट ऑफ फिनॉल, ए डिसिप्लिन में रहें, ये बताने की बार बार जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। देखिए, केमिकल रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन को हम टेस्ट तब बना देते हैं जब उसमें क्या है, ऑब्जर्वेशन। और इसमें एनसीईआरटी ने तो एक रिएक्शन दी है जिसमें हमें ऑब्जर्वेशन मिलता है। एक रिएक्शन हम अलग से देखेंगे क्योंकि वो कई बार पूछी गई है। ये फिनॉल है। फिनॉल में मेनली जो रिएक्शन होती है वो कहां पर होंगी, बेंजीन पर। फिनॉल के केस में मेन रिएक्शंस कहां होंगी, बेंजीन पर। क्योंकि आप एक बात जानते हैं, इस OH को आप लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये OH आपका बेंजीन पर प्लस आर लगाकर बेंजीन की रिएक्टिविटी को बढ़ाएगा, बस इतना सा काम है इसका। ये खुद रिएक्शन करने वाला नहीं है। तो अगर आप रिएक्शन करवाते हैं किसकी, फिनॉल की, ब्रोमीन वाटर के साथ, किसके साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ, शायद आपको याद आ जाए कि अगर आप वाटर लेते थे तो प्रोडक्ट अलग बनता था, और अगर आप CS2 या CCl4 सॉल्वेंट लेते हैं तो प्रोडक्ट अलग। क्योंकि वाटर में फिनॉल फिनॉल नहीं रहता है, क्या बन जाता है, फिनॉक्साइड आयन। और O माइनस बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप होने की वजह से रिएक्शन ईच ऑर्थो एंड पैरा पर हो जाती है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आपको मिलता है। इट इज जस्ट एन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहां पर आपको Br लगे हुए मिलते हैं, और साथ में ऑब्जर्व होता है क्या, व्हाइट पीपीटी। और बताइए, व्हाइट पीपीटी इस प्रोडक्ट के बनते हैं, तो ऑब्जर्वेशन है कि नहीं है? तो दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड एज ए टेस्ट ऑफ फिनॉल। मतलब आप ये बता सकते हो, दो OH मिलेंगे, कुछ OH आपको मिलेंगे किस पर, sp3 कार्बन पर। sp3 कार्बन वाला OH क्या होगा, एल्कोहल। क्या होगा, एल्कोहल। और ये क्या है, फिनॉल। तो हम एल्कोहल और फिनॉल को डिस्टिंग्विश कर पाएंगे इस केमिकल रिएक्शन की मदद से, sp3। तो इस रिएक्शन की मदद से हम एल्कोहल्स को और फिनॉल्स को क्या कर लेंगे, डिस्टिंग्विश। ब्रोमीन वाटर के साथ, ये ब्रोमीन हो गया, वाटर हो गया, इसको ब्रोमीन वाटर बोलते हैं।
ब्रोमीन वाटर के साथ अल्कोहल्स आपका कोई ऑब्जर्वेशन वाली रिएक्शन नहीं देते। छापेंगे, आगे बढ़ो। निपटा दिया है क्या भाई? लिखेंगे यूजिंग अबाउ रिएक्शन, using above reaction alcohols and phenols can be distinguished. Using above reaction alcohols and phenols can be distinguished. alcohols और phenols को distinguish कर सकते हैं आप, क्योंकि फिनॉल के केस में तो क्या ही है, ऑब्जर्वेशन। अल्कोहल के केस में कोई ऑब्जर्वेशन नहीं आई, तो आप अल्कोहल और फिनॉल को अलग अलग बता सकते हो कि ये अल्कोहल है और ये क्या है, फिनॉल। सेकेंड रिएक्शन हमारे सामने आएगी। फिनॉल की रिएक्शन हम न्यूट्रल FeCl3 के साथ करवाएंगे बेटा, ध्यान से सुनते रहना। ये हमारे सामने है फिनॉल और इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं किसके साथ, न्यूट्रल FeCl3 के साथ। पहली बात, मेरी बात को ध्यान से सुने, इसमें रिएक्शन का बना हुआ प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज दिस रिएक्शन इज नॉट गिवन इन NCERT, बट इस रिएक्शन में बने हुए प्रोडक्ट की जो ऑब्जर्वेशन है वो इंपॉर्टेंट है। जो आपके FeCl3 के तीनों Cl हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे, किससे, फिनॉक्साइड आयन से। तो ये बन जाएगा आप लोगों के सामने। पहले इसको थोड़ा सा गौर से देखिए। इसको अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि तीनों Cl की जगह किसने ले लिया है, फिनॉक्साइड आयन। ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्या बना, इंपॉर्टेंट ये है कि इसका हमारे सामने वॉयलेट कलर आता है। ये बनकर आता है वॉयलेट कलर्ड कॉम्प्लेक्स। क्या बनकर आता है, वॉयलेट कलर्ड कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हमारे सामने हो जाती है। तो ये ऑब्जर्वेशन आपको अल्कोहल के केस में नहीं मिलेगा। इनफैक्ट न्यूट्रल FeCl3 की मदद से हम ये पता लगाते हैं, सुनो ध्यान से, न्यूट्रल FeCl3 की मदद से हम ये पता लगाते हैं कि आपका OH sp3 कार्बन पर है या फिर आपका OH sp2 कार्बन पर है। इसका मतलब सर ये टेस्ट फिनॉल का नहीं, ये टेस्ट किसका है, इनॉल का। अगर आपका OH sp2 कार्बन पर लगा हुआ है, भले ही वो फिनॉल ना हो, आप जानते हैं ये तो क्या है, इनॉल, तो इस केस में भी अगर अपन रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, न्यूट्रल FeCl3 के साथ, किसके साथ, न्यूट्रल FeCl3 के साथ, तो आपको यहां पर भी क्या मिलेगा, वॉयलेट कलर्ड कॉम्प्लेक्स। तो ये रिजल्ट जो है वो इंपॉर्टेंट होता है, ये वॉयलेट कलर्ड कॉम्प्लेक्स आपके सामने मिलेगा। अब आप बताइए इससे आपको क्या समझ में आया कि आप इस रिएक्शन से फिनॉल को अल्कोहल से तो डिस्टिंग्विश कर लोगे, लेकिन फिनॉल को इनॉल से डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे। अरे मैं तो कई बार कह चुका हूं, फिनॉल भी तो एक इनॉल ही तो है। छापिए, आगे बढ़ो, जल्दी जल्दी निपटाएंगे मेरे भाई। ये हो गए हैं टेस्ट। मतलब इस तरीके से पढ़ा रहा हूं कि अगर आप कहीं भी किसी भी कोचिंग का स्टडी मटेरियल आप सोल्व करेंगे तो आपको डाउट नहीं आएगा। रिएक्शन चाहे एक से ज्यादा बार रिपीट हो जाए और टॉपिक को भी तोड़ दिया गया है। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एनसीईआरटी ने एक चैप्टर लिखा है, मैंने कितने बना दिए, 3। अल्कोहल अलग, ईथर अलग, फिनॉल अलग, आगे ऐसे ही एल्डिहाइड कीटोन अलग, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव अलग, ताकि हम एक एक चैप्टर पर फोकस कर सके। हाइड्रोकार्बन से शुरू करेंगे, अमीन पर खत्म करेंगे, फिर वापस आएंगे अमीन से हाइड्रोकार्बन। यही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जीओसी के चक्कर में ज्यादा नहीं पढ़ना है। उसका जितना काम था वो कर चुका अपना। निपटा दिया है क्या? लिखिए, यूजिंग अबाउ रिएक्शन phenol can be distinguished from alcohols. Using above reaction, phenol can be distinguished from alcohols. इस रिएक्शन की मदद से आप फिनॉल को अल्कोहल से तो डिस्टिंग्विश कर लोगे, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन आपको अल्कोहल में नहीं मिलेगी। यूजिंग अबाउ रिएक्शन फिनॉल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अल्कोहल्स। अगला पॉइंट, phenol and enol can't be distinguished
phenol and enol can't be distinguished. Phenol and enol can't be distinguished with neutral FeCl3. Phenol and enol can't be distinguished with neutral FeCl3. क्या बात सही है? क्योंकि यही ऑब्जर्वेशन दोनों में मिल रही है, तो आपको इनके बीच में डिफरेंशिएट आप नहीं कर पाएंगे। निपटा दिया है, खत्म। चलिए नेक्स्ट हमारे सामने रहेंगी केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, अगर हम बात करें फिनॉल की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस की, तो फिनॉल की अपनी खुद की कोई रिएक्शन कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। जो ये रिएक्शन देता है वो इनफैक्ट बेंजीन की वजह से देता है। चलिए हम थोड़ा सा इस पर डिस्कशन कर लेते हैं, चीजें दिमाग में थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी। ये आपके सामने फिनॉल है, जिसमें मेन जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन है? OH। OH को नॉर्मली हम रिएक्ट जब करवाते हैं तो इसको लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं, बट आप जानते हैं ये लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट होने वाला, हर OH को आप लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट नहीं कर सकते। OH को लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है कि आप उस पर क्या करवा दें? प्रोटोनेशन। तो अगर हम एसिडिक कंडीशन लेते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम शुरुआत कैसे करते हैं। अगर हम दनादन रिएक्शंस को नापते हुए चले गए ना, और प्रोडक्ट क्या बनेगा उसको कहानी से बताते हुए चले गए, तो आप निपट जाएंगे, कोई फायदा आपको नहीं होगा। पहले चीजों को समझिए ताकि लंबे समय तक हमारे दिमाग में चीजें रुक सकें। हम जैसे अल्कोहल में रिएक्शन करवाते हैं वैसे रिएक्शंस फिनॉल आपका नहीं देगा। जैसे हमने अल्कोहल की मैक्सिमम रिएक्शंस देखी कि हम OH को क्या बना लेते थे? लिविंग ग्रुप। यहां पर आप इसको नहीं बना पाते, क्योंकि ये आपका OH अब नहीं हटने वाला है। अगर आपने इस OH को यहां से बॉन्ड तोड़कर हटा दिया इस प्रकार से, तो आप जानते हैं ये गलती नहीं पाप होगा। फिनाइल कार्बोकेटाइन हम रिएक्शन के इंटरमीडिएट के तौर पर नहीं बनाते हैं, बिकॉज दिस इज हाईली अनस्टेबल। ये आपके सामने बन जाता है फिनाइल केटाइन, और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं है, ये हम नहीं बनाते बिकॉज दिस इज हाईली अनस्टेबल। ऐसे आपके इंटरमीडिएट SN1 रिएक्शन के नहीं हो सकते। वैसे भी मैंने आपको बोला है कि अगर आपका लिविंग ग्रुप sp2 कार्बन पर हो तो ना SN1 होगा ना SN2 होगा, तो ये वैसे रिएक्शन नहीं देगा जैसा अल्कोहल दिया करता है। नेक्स्ट थोड़ा सा और मेरी बात को ध्यान से सुने, इस OH को हटाना दूसरे कारणों से भी थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। पहली बात, अगर अपन बात करें तो जिस बॉन्ड को आप सिंगल समझ रहे हैं वो सिंगल नहीं है, क्योंकि देयर इज रेजोनेंस, लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। तो जैसे ही आप देखेंगे कि यहां पर रेजोनेंस है, जैसे ही आप देखेंगे कि यहां पर क्या है? रेजोनेंस, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, यहां जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो यहां पर आपको जो बॉन्ड सिंगल दिख रहा था वो सिंगल नहीं है। पहली बात, यहां पर आपको देखने को मिलेगा क्या? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ये हमारे सामने रहेगा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। सर इससे क्या हो गया पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर से? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है सर। अरे मेरे भाई, ये बॉन्ड जिसको आप सिंगल मान रहे थे वो सिंगल डबल की कैरेक्टर रखे हुए है, तो इसको तोड़ना मुश्किल रहेगा। मान लीजिए आप किसी को निपटाने गए और आप सोच के गए कि वो अकेला मिलेगा, और उसके रूम में 4 पहले से बैठे हुए मिले, तो निपटाने आप गए थे, निपट के ही आ जाओगे। तो ये बॉन्ड जो आप सिंगल समझ रहे हो ये सिंगल नहीं है। दूसरा, अगर अपन बात करें ये जो बॉन्ड बना हुआ है ये sp2 कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है। परसेंटेज कैरेक्टरिस में क्या है? ज्यादा। अल्कोहल वाले बॉन्ड की अगर हम बात करें बेटा, ये हमारे सामने अल्कोहल होता है जहां पर आपका ऑक्सीजन कौन से कार्बन से जुड़ा होता है? sp3 कार्बन से। तो आप बताइए दोनों बॉन्ड में से कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है? ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, मोर परसेंटेज S कैरेक्टर की वजह से। तो हम यहां पर लिख सकते हैं मोर परसेंटेज S कैरेक्टर आपको यहां पर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से बॉन्ड क्या हो गया है? स्ट्रॉन्ग। कुल मिलाकर दोनों बात ये कह रहे हैं कि इसको आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। इसका मतलब ये हुआ कि फिनॉल की रिएक्शंस में आपको ऑक्सीजन और कार्बन वाला बॉन्ड नहीं तोड़ना है। तो रिएक्शन कैसे करेगा सर फिर ये फिनॉल? तो रिएक्शन फिनॉल नहीं करेगा मेरे भाई, रिएक्शन कौन करेगा? बेंजीन। आप जानते हैं बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ है? OH, और OH आपका कौन सा इफेक्ट दिखाता है? +R। तो ये +R की वजह से रिएक्शन करवाएगा बेंजीन से ही। ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन्स देगा +R से, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मेनली कहां पर बढ़ाएगा? अपनी ऑर्थो एंड पैरा पर। पक्का?
जिसकी वजह से आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो एंड पैरा पर डायरेक्ट करेगा, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। बस तो रिएक्शन तो बेंजीन ने की ना भाई, OH तो बस डायरेक्टिंग नेचर है, बस बेंजीन की रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बढ़ा देगा, बाकी ये रिएक्शन में इन्वॉल्व डायरेक्ट होने वाला नहीं है। छापिए, आगे बढ़ो। स्टेटमेंट टाइप वाले क्वेश्चंस का जब दौर आएगा तो भयंकर पूछूंगा, बता रहा हूं। आप देख रहे होंगे कि हम बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं जैसे ऐसी ऐसी बातें, लेकिन हमारे पेपर में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते नहीं, जानबूझ के अभी होल्ड किया हुआ है। मेरी स्ट्रेटजी एकदम अलग है कि तब क्वेश्चन पूछो जब दूसरे वाले के पास मौका ही ना हो। निपटा दिए है क्या? तो इससे पता चला है कि फिनोल की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रहेंगी, जो कि इसकी नहीं, किसकी है? बेंजीन की। इसका तो बस डायरेक्टिंग नेचर ही रहेगा। निपटा दिया है क्या? चलिए, तो ये हमने हैलोजन में भी देखा था कि जब आपका हैलोजन sp3 कार्बन पर था तो उसको हटाना बहुत आसान था, SN1 से भी हट रहा था, SN2 से भी, लेकिन वही हैलोजन जब बेंजीन पर आया तो सडनली उसकी रिएक्टिविटी क्या हो गई? कम, क्योंकि यही रीजन आ गए थे उसकी केस में भी, सेम टू सेम। निपटा दिया है। चलिए, अब रिएक्शंस हम यहां पर लेते हुए आगे बढ़ेंगे। पहले रिएक्शन देखिए, एनसीईआरटी के हिसाब से चलता हूं, किसके हिसाब से? एनसीईआरटी के हिसाब से एक ही रिएक्शन है जहां पर बेंजीन का और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटा है, फिनोल के केस में। ये रिएक्शन होने का अंदाज एकदम अलग है, ये लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट होकर नहीं जा रहा है। फिनोल की रिएक्शन जब आप किसके साथ करवाओगे? जिंक डस्ट के साथ। तो भाई साहब, ये ऑक्सीजन यहां से हट जाता है, हटने का तरीका क्या रहेगा? अलग। रिडक्शन टाइप रिएक्शन हो गई, बेंजीन बन जाएगा और साथ में क्या बनेगा? Zn। ये ध्यान रखना, ये रिएक्शन हल्के में ले जाते हैं हम, कई बार ध्यान जाता ही नहीं है। जो हल्का है ना वही बार बार पूछा जाएगा, अब ध्यान रखना, क्योंकि दौर ऐसा आ गया है, इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इंपोर्टेंट नेम रिएक्शंस, मतलब आखिरी में ऐसा मेला सा चलेगा ना इंपोर्टेंट के नाम का, तो जो बहुत लो वाले हैं जिनके बारे में मास्टर सोची वो पूछेगा वो। और क्वेश्चन जितना आसान होगा ना उतना ही निपटा के जाएगा। तो हमारे लिए तो एनसीईआरटी की हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप फिनोल की रिएक्शन जिंक के साथ करवाते हो तो क्या बन जाती है? बेंजीन। इट्स ए रिडक्शन टाइप रिएक्शन। जिंक जो आपका मेटालिक फॉर्म में होता है वो रिडक्शन का काम करता है। तो ऐसा नहीं कि लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया था, नहीं, इसके हटने का तरीका क्या है? अलग। दूसरा, अगर अपन बात करना चाहें, अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनना, जबरदस्त आपको चीजों में कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। अगर ये हमारे सामने बेंजीन है, अगर मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाता हूँ? K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम। अब तो समझ में आ गया ये एसिडिक मीडियम में ही करेगा, तो ये थोड़ी कर रहा है, कौन कर रहा है? क्रोमिक एसिड। पक्का? या फिर मैं इसकी रिएक्शन KMnO4 के साथ करवाता हूं। आप जानते हैं दोनों ही जाने माने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन दोनों की औकात नहीं है। नो ऑक्सीडेशन, नो ऑक्सीडेशन। बेंजीन अपने एरोमेटिक कैरेक्टर को इंटैक्ट रख जाता है, लेकिन एक रिएजेंट आता है जो बेंजीन के एरोमेटिक कैरेक्टर को उड़ा देता है। बिल्कुल सही आपने जवाब दिया है, ओजोनोलाइसिस। अब आपको चीजें समझ में आने लगी हैं कि ओजोनोलाइसिस क्या चीज है। ओजोन इज अ पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल। यहां पर जब आप रिएक्शन करवाते हैं तो आपके सामने ये प्रोडक्ट बनकर आ जाता है। 3 मोल बनते हैं, हमें तीनों मोल लिखने की जरूरत नहीं है। इसको हम बोलते हैं ग्लाइऑक्सल। ये काम आएगा हमारे आगे कैनिजारो रिएक्शन का। लेकिन अगर इसी रिंग के ऊपर अगर कोई हम स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा दें तो ये रिंग ऑक्सीडाइज होने लगती। ये रिंग क्या होने लगती थी? ऑक्सीडाइज। याद कीजिए, जब आप एनिलीन की रिएक्शन HNO3 के साथ करवा रहे थे, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, तो डायरेक्ट नहीं करवाते हम, क्योंकि एनिलीन का ऑक्सीडेशन होने लगता है और साइड प्रोडक्ट बनने लगते हैं। सेम टू सेम कहानी फिनोल के केस में भी थी। जब हम फिनोल की रिएक्शन किसके साथ करवा रहे थे? HNO3 के साथ, तो ऑक्सीडेशन होने लग जा रहा था। कारण यह था कि अगर इस रिंग पर कोई स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप आ जाए जैसे OH NH2, देन रिंग विल स्टार्ट ऑक्सीडाइजिंग।
रिंग का ऑक्सीडेशन होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। अब यही तो चीजों में कनेक्टिविटी होती है ताकि हमारे दिमाग में एक एक पॉइंट क्या रहे, क्लियर। तो अगर फिनॉल की रिएक्शन हम किसके साथ करवाते हैं, Na2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H+, अब बताइए क्या ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यस अब हो जाएगा। अब फिनॉल का ऑक्सीडेशन बहुत आसानी से होने लगेगा और आप जानते हैं पैरा बेंजोक्विनोन की फॉर्मेशन हमारे सामने हो जाएगी, ये प्रोडक्ट बनकर आता है। तो ये केमिकल रिएक्शन ऑफ आपके फिनॉल में दिया हुआ है, जल्दी से इसको नोट डाउन करेंगे। पहले हल्के हल्के जो रिएक्शन है उनको निपटा लेते हैं ना, फिर दो जो मेन रिएक्शन है उन पर भी मैं आऊंगा। जल्दी जल्दी करेंगे भाई। ये दो रिएक्शन है जिनके बारे में, सर ये तो हम पहले ही जानते हैं, HNO3 कर रहा था ये काम। ये वाली जो रिएक्शन है वो नहीं है, आगे दो तीन रिएक्शन और आएंगी जो कि एकदम क्या रहेंगी, पुरानी। निपटा दिया है, अब तो निपटा दिया होगा। चलिए रिएक्शन नंबर थर्ड, फिनॉल की हम रिएक्शन करवाने वाले हैं। ये रिएक्शन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, मुझे नहीं पता कितने लोगों को याद आएगी। अगर आप फिनॉल की रिएक्शन करवाते हो ब्रोमीन वाटर के साथ, किसके साथ रिएक्शन करवाते हो, ब्रोमीन वाटर के साथ, थोड़ी देर पहले भी बता कर आया था, प्रोडक्ट के बनने का मामला थोड़ा सा क्या रहेगा, अलग। आप CS2 का इस्तेमाल कर सकते हैं, CCl4 का इस्तेमाल। वाटर की जगह आपको क्या लेना है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। कैसा लेना है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब आप समझ गए पोलर प्रोटिक क्या होता है, क्योंकि हम सॉल्वेंट के बारे में बातें, जब वाटर मौजूद होता है तो रिएक्शन फिनॉल करता है कि फिनॉक्साइड आयन, बता रखा है मैंने, फिनॉल गेट्स कन्वर्टेड इनटू फिनॉक्साइड आयन, OH नहीं O- बन जाता है, जो कि रिंग को भयंकर तरीके से क्या करता है, एक्टिवेट। और फिर ईच ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर कौन लग जाता है, Br। ईच ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर कौन लग जाता है, Br। यहां पर आप बताइए इसमें आपका ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट बनेगा कि मोनोब्रोमो, इसमें जब आप ये कंडीशन लेते हैं तो फिनॉल से फिनॉक्साइड आयन नहीं बनेगा, क्योंकि वो तो वाटर में आयोनाइज होता है ना। एसिड किस में आयोनाइज होते हैं, वाटर या पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, इनमें एसिड आपके आयोनाइज नहीं हो पाएगा। तो OH रिएक्शन करेगा तो मोनोब्रोमिनेशन होगा, एक Br ऑर्थो पर जाएगा और एक कहां जाएगा, पैरा पर। क्यों जा रहा है, क्योंकि रिएक्शन बेंजीन पर हो रही है, लेकिन कहां से प्रोडक्ट बनेगा, ये OH का +R डिसाइड कर रहा है, +R से ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। तो यहां पर मेजर प्रोडक्ट कहां से बनेगा, पैरा से। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है। फिर इसी के ही आसपास एक क्वेश्चन और भी करवाया गया होगा, याद आने की शायद मुझे ज्यादा संभावना है नहीं। अगर यहां पर SO3H ग्रुप लगा दिया जाए और रिएक्शन करवाई जाए Br2 वाटर के साथ, कैन यू टेल मी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। मैंने आपको बताया था पहले से ही SO3H ग्रुप अगर बेंजीन पर लगा हो तो उसको ऐसे इग्नोर करें जैसे क्लास में मास्टर को। SO3H ग्रुप का लगना और SO3H ग्रुप का हटना दोनों ही आसान होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कुछ। इसको इलेक्ट्रोफाइल भी हटा सकता है और न्यूक्लियोफाइल भी। तो SO3H ग्रुप हो तो छुपा लो, ये सोचो फिनॉल की रिएक्शन Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर तो ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट बनेगा। और आपने थोड़ी देर पहले बताया भी था यहाँ पर क्या बनते हैं, व्हाइट PPT। तो यही रिएक्शन कम से कम 3 से 4 बार आ चुकी है, अब भी नहीं चमकेगा तो फिर कोई मतलब नहीं है, फिर आपको मोर रिपीटेशन लेने पड़ेंगे। ये है Br, ये है Br और ये भी लगेगा Br, क्लियर। SO3H हट जाएगा, रिएक्शन एग्जैक्टली वैसे होती है जैसे फिनॉल ने की हो। SO3H ग्रुप को छुपाओ और रिएक्शन करवा दो। अगर SO3H ग्रुप को छुपा लिया तो ऊपर वाली रिएक्शन तो बन गई है, निपटा दिया है क्या। ये रिएक्शन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मैं चाहता था वहीं पेज नंबर भी लिखवा सकता था, लेकिन उसका कोई फायदा
अब पढ़ेंगे ना चैप्टर में आराम से। बता दिया है क्या? बता दिया है क्या? चलिए अब फिर आपका थोड़ा सा मेमोरी का टेस्ट होगा, क्योंकि अभी जो रिएक्शन आने वाली है वो पहले हम पढ़ चुके हैं और बहुत सारी बातें उसके बारे में हो चुकी है। रिएक्शन नंबर कौन सी आ रही है? 4। ये हमारे सामने है फिनोल। लीजिए, फिनोल की रिएक्शन हम करवा रहे हैं सबसे पहले डाइल्यूट HNO3 के साथ। डाइल्यूट HNO3 के साथ फिर हम रिएक्शन जो करवा रहे हैं वो करवा रहे हैं कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ। उम्मीद करता हूं ये बात आपको याद आई है। HNO3 अकेला भी NO2 प्लस जनरेट कर सकता है, या फिर आपको साथ में H2SO4 लेना पड़ेगा। क्लियर? तो यहां से आपके सामने क्या बनेगा? NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल। यहां से भी क्या बनेगा? NO2 प्लस। पक्का? जब आप डाइल्यूट HNO3 का इस्तेमाल करते हैं तो मोनोनाइट्रेशन होता है, और मेजर कहां से बताया था? ऑर्थो से। तो यहां से जब आप रिएक्शन करवाओगे तो मोनोनाइट्रेशन आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ये रिएक्शन भी हम पढ़ चुके हैं, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। साथ में ये पैरा पर भी जाएगा, लेकिन मेजर प्रोडक्ट कौन सा रहेगा? ऑर्थो वाला। तो मैं आपको रिकॉल करवा सकता हूं कि ऑर्थो से मेजर कहां कहां बनाया था? 3 जगह। एक तो फिनोल के नाइट्रेशन में, एक टोल्यूइन के क्लोरीनेशन और नाइट्रेशन, 3 जगह बताया था, बाकी आपको पैरा से बताया था। तो ये आपके सामने बन गया है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। और यहां पर अगर अपन बात करें, ये बन गया है पैरा नाइट्रोफिनोल। पक्का? यस। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल एंड पैरा नाइट्रोफिनोल। कंसंट्रेटेड के केस में HNO3 कंसंट्रेटेड है तो NO2 प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या रहेगी? ज्यादा। तो एक बार नहीं, नाइट्रेशन एक से ज्यादा बार हो जाता है, और क्या बनता है? पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड बनता जरूर है, लेकिन पुअर यील्ड। बिल्कुल सही किसी ने बोला है, पुअर यील्ड। पुअर यील्ड के बनने का कारण क्या होता है? HNO3 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन कर देता है रिंग का, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। तो साथ में आपके सामने यहां बनेगा ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। ऑक्सीडेशन हो जाता है रिंग का। ये बहुत बड़ी समस्या रहती है HNO3 के साथ। तो फिर अगर हमें फिनोल से पिक्रिक एसिड बनाना है तो फिर आप उसका डायरेक्ट नाइट्रेशन ना करवाएं। आपको समझ में आ रहा है कि यहां पर रिंग के ऑक्सीडेशन होने की मेन वजह क्या है? मेन रीजन क्या है? क्यों रिंग आपकी ऑक्सीडाइज हो रही है? क्योंकि रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप के आने की वजह से। तो पहले आप क्या करवाओगे? इसका सल्फोनेशन। तो जहां से आपको क्या मिलेगा? SO3H प्लस। SO3H प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल है जो कि कहां जाके लगेगा? ऑर्थो या पैरा पर। तुम छाप क्या हो? तुम्हारा कोई ध्यान नहीं इधर, उधर सबके सब उधर ही छाप रहे हैं। मैंने बताया था अगर फिनोल से पिक्रिक एसिड बनाना चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट नाइट्रेशन नहीं करवाना है, पहले सल्फोनेशन और फिर नाइट्रेशन। तो उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा कि रिंग का ऑक्सीडेशन बच जाएगा। तो फिर आपके दिमाग में सवाल आएगा SO3H ही क्यों? कोई दूसरा डीएक्टिवेटिंग क्यों नहीं लगा लेते? क्योंकि SO3H को लगाना भी और हटाना भी हमारे कंट्रोल में होता है, बिकॉज सल्फोनेशन वॉज रिवर्सेबल। और अब तो एक बात और सीख चुके हैं कि SO3H ग्रुप कैन बी रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। अब तो चीजें और आसान हो गई हैं। देखिए, यही सब्जेक्ट के अंदर कनेक्टिविटी, और ये कनेक्टिविटी अब लोग धीरे धीरे लोगों को मिलेगी ये ऑनलाइन लेक्चर्स की वजह से। हाँ, पहले जब हम एक्स इंस्टीट्यूट में चलते थे ऑफलाइन में, तो नोट्स आप ले जाओ, नोट्स में कुछ भी, ये एनसीईआरटी तो सबके पास है, ये एनसीईआरटी तो सबके पास है, लेकिन एनसीईआरटी साथ रखने से सिलेक्शन थोड़ी हो जाएगा। बल्कि मेरे नोट्स कोई पढ़ेगा तो ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा, ये कर क्या रहा है, किधर किधर से रिएक्शन उठा उठा के ला रहा है। वो तो जो सुनेगा उसी को ही कनेक्टिविटी फील होगी कि कितने गजब तरीके से कनेक्ट किया जा रहा है सब्जेक्ट को। चलिए, अब अपन वापस लौटते हैं
इसकी मदद से आपको मिलता है SO3H प्लस। इसकी जगह आप ओलियम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ी देर पहले हमने देखा था। अब बताओ इसका कैसा डायरेक्टिव नेचर है, प्लस आर, ऑर्थो एंड पैरा। तो ये ग्रुप कहां पर जाना चाहिए, ऑर्थो या पैरा। तो यहां एनसीईआरटी ने 2 SO3H ग्रुप लगा दिए हैं, ऑर्थो पर भी लगा दिया है और पैरा पर भी, हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब फायदा क्या हुआ, SO3H ग्रुप का कैसा इफेक्ट, -R। -R की वजह से रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा, तो अब रिंग का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। अब हम किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, हम रिएक्शन करवाएंगे कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, और यहां से क्या मिलेगा हमें, NO2 प्लस। और आप जानते हैं SO3H ग्रुप को इलेक्ट्रोफाइल भी रिप्लेस कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल भी। तो तुम तो ये सोचो ये है ही नहीं, फिनोल की रिएक्शन हो रही है किसके साथ, कंसंट्रेटेड HNO3, तो क्या बनेगा, पिक्रिक एसिड। यहां से आपको यील्ड अच्छी खासी मिल जाएगी। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है क्या, होनी भी नहीं चाहिए, निपटा दीजिए जल्दी से। ये कोई नई रिएक्शन नहीं है, ये रिएक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। निपटा दिया है क्या मेरे भाई, या खुद ही निपट गए हो। बस थोड़ा सा धैर्य बना के रखो, 2 चैप्टर और बचे हैं जो मेन है, ठीक है। अभी तक बने हुए हो, बस थोड़े दिन और बने रहो, समझ में आएगा तो रिवाइज तो मैं करवा दूंगा। यस, पकाना का मतलब ये नहीं है कि नोटबुक ही नहीं पढ़ोगे, समझ में आना और समय पर दो अलग चीज हैं। अगर आपको समझ में आया होगा तो जैसे मैं बोलूंगा वो याद आ जाएगा। जैसे अभी मैंने बहुत सारी बातें बोली, तो जिन्होंने पढ़ा हुआ था भले उनको सीधा याद नहीं आया, लेकिन मेरे बताने के बाद याद आ गया कि हाँ ऐसा हुआ था, तो वो को काम तो हो जाएगा। बिल्कुल ही नोटबुक नहीं उठाओगे तो फिर कोई मतलब, फिर तो चाहे किससे भी पढ़ो और कितनी बार भी पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका सिलेक्शन केवल आप करवा सकते हैं। ये भाई साहब महाभारत जैसा युद्ध है। कैसा, महाभारत जैसा युद्ध है, मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा। श्री कृष्ण ने भी बहुत बहुत टाइम लगा दिया था कृष्ण को मोटिवेट कर, सॉरी अर्जुन को मोटिवेट करने में, लेकिन युद्ध कब शुरू हुआ, जब अर्जुन ने हथियार उठाया। तो हम वही हैं, बस श्री कृष्ण का रोल प्ले कर सकते हैं, लड़ाई तो आप ही को लड़नी पड़ेगी। हाँ, महाभारत से रिलेटेड कोई सवाल नहीं। हाँ कभी अभी, वैसे मैंने लॉकडाउन में दोबारा रिवाइज कर लिया है महाभारत को, मैं जवाब दे सकता हूँ। हाँ बताइए। हाँ मैं इंग्लिश भी पढ़ाऊंगा, लेकिन इसके लिए आरडी सर से बात करनी पड़ेगी कि तुम्हारा जब बैच खत्म हो जाएगा तो मेरे को एकदम फ्री रखा जाए, तो फिर मैं पढ़ लूंगा इंग्लिश पढ़ने में तो कोई दिक्कत। हाँ हमारे घर में है इंग्लिश पढ़ाने वाले, ऐसी बात नहीं है। मेरी जो भाभी जी हैं वो इंग्लिश के लेक्चरर हैं, तो थोड़े दिन छुट्टी जाऊंगा मैं, और +1 +2 को इंग्लिश पढ़ाते हैं, मैं उनकी क्लास 10 करूंगा, पढ़ के आऊंगा और फिर आपको, लेकिन उसके लिए ये व्यवस्था आरडी सर से आपको करवानी पड़ेगी कि वाई सर की कहीं क्लास नहीं लगे इसके बाद, उनको एकदम फ्री रखना है, क्योंकि वो क्या पढ़ाएंगे, इंग्लिश। फिर अपन बात इंग्लिश में करेंगे सब। वो जो कोर्स नहीं आता है 90 घंटे में फराटेदार इंग्लिश बोले, उस पर मैंने पैसे खर्च किए हैं प्लेसमेंट के टाइम पर। यकीन मानिए कोई खास फायदा हुआ नहीं, क्योंकि उनके पास लिमिटेड सेंटेंस होते हैं कि ये बोलते रहो आप लोग। तो बात यह है कि हमने जो बोलना है वो फिर टाइम पर मिलता ही, तो देखते थे उनके असाइनमेंट में कि ये वाला सेंटेंस तो है ही नहीं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम कुछ बातें लिखे हुए हैं कि जो तो मारूंगा राक्षस को मैं। आवाज आई कहां से इतनी? चलिए वापिस आते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ और बॉइलिंग पॉइंट दोनों का ही ऑर्डर यहां क्या रहता है? सेम। पैरानाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि यहां पर आपके इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है और बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। एसिडिक स्ट्रेंथ इसलिए कम हो जाती है क्योंकि यहां से इस एच का हटना आसान नहीं रहता, एच बॉन्डिंग में इन्वॉल्व। एसिड एच बॉन्डिंग स्टेबलाइज रहेगा, कॉन्जुगेट बेस नहीं रहेगा, तो रिएक्शन बैकवर्ड की तरफ लौटने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो ये हमने दोबारा से लिख दिया एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, क्योंकि इसका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर मैक्सिमम पूछा जाता है। और यहीं पर फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ एनसीईआरटी ने डिस्कस की है, जो हमने कहां डिस्कस की थी? जीओसी। निपटाइए, आगे बढ़ूंगा। निपटा दिया है, स्टार लगाकर लिख दो। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल, orthonitrophenol and paranitrophenol can be separated by steam distillation. Orthonitrophenol and paranitrophenol can be separated by steam distillation. Orthonitrophenol and paranitrophenol can be separated by steam distillation due to difference in boiling point. Due to difference in boiling point. Next, orthonitrophenol is more volatile than paranitrophenol. Orthonitrophenol is more volatile than paranitrophenol. Orthonitrophenol is more volatile than paranitrophenol. वोलेटाइल वो ज्यादा होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कम। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? कम, इसलिए मामला हमारे सामने रहा। ये कुछ रिएक्शंस थी जो एक प्रकार से रिवाइज हो गई। अब इसकी दो रिएक्शंस आ रही हैं जिनका अभी तक हमने डिस्कशन नहीं किया है। नंबर कौन सा है? 5। काफी फेमस रिएक्शन है, नेम रिएक्शन हमारे सामने है, राइमर टीमेन रिएक्शन। राइमर टीमेन रिएक्शन हमारे सामने आ रही है। सबसे पहले इस रिएक्शन का इंपॉर्टेंस आपको समझना पड़ेगा। नॉर्मली हम इन रिएक्शंस को नेम रिएक्शन हेडिंग के नीचे पढ़ते हैं, वहां हमें कुछ हवा भी नहीं लगती कि क्या इसका मेन कॉन्सेप्ट है। देखिए, मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूं। अगर हमें बेंजीन पर CHO ग्रुप लगाना है, क्या लगाना है? बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना है, ये CHO ग्रुप। तो CHO ग्रुप को हम कौन सा ग्रुप बोलते हैं बेटा? फॉर्माइल। कौन सा बोलते हैं? फॉर्माइल। तो बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप फॉर्माइल ग्रुप का लगना मतलब फॉर्माइलेशन। जब हम बेंजीन पर अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कर रहे थे या फॉर्माइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कर रहे थे, दो केमिस्ट के नाम हमारे सामने आए थी। एक रिएक्शन आई थी जिसका नाम था फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन और फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन। फिर वो दोनों ही बेंजीन पर CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस करने में फेल हो गए। हमने फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन पढ़ा है, मतलब एल्काइल ग्रुप लगा सकते हो, विनाइल और फिनाइल ग्रुप नहीं लगा सकते। फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन पढ़ा है, मतलब असाइल ग्रुप लगा सकते हो, फॉर्माइल ग्रुप नहीं लगा सकते। ना लगने का कारण उन्होंने बहुत सिंपल सा दिया था कि फॉर्माइलेशन के लिए हमें क्या चाहिए? फॉर्माइल क्लोराइड, यानी कि Cl हटा के केटाइन यही तो बनाएंगे। लेकिन ये अनस्टेबल होता है, ये -60 डिग्री से ऊपर जाते ही HCl और कार्बन मोनोऑक्साइड में टूट जाता है, इसलिए बोलता हम फॉर्माइलेशन नहीं कर पाए। उन्हीं को ही जलील करने के लिए फिर आए थे गेटरमैन और कॉच कि तुमसे फॉर्माइलेशन नहीं हुआ तो हम फॉर्माइलेशन करके दिखाएंगे। क्या बोले तुम? किस में टूट जाता है ये टूट जाता है HCl और कार्बन मोनोऑक्साइड में। यस, तो बोलता हम यही ले लेंगे साथ में और AlCl3 की प्रेजेंस में क्या करवा देंगे? रिएक्शन। तो फॉर्माइलेशन करके दिखाया उन्होंने। आगे बात समझ में? उसके बाद गेटरमैन खुद आया, गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस में, उससे भी फॉर्माइलेशन करके दिखाया। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर आपको याद हो, अगर आपका इलेक्ट्रोफाइल ये है या फिर अगर अपन बात करें आपका इलेक्ट्रोफाइल ये है, कुल मिलाकर है कि अगर आपका इलेक्ट्रोफाइल कार्बोकेटाइन है तो उस केस में वो रिएक्शन नहीं देगा, उस केस में वो रिएक्शन नहीं देगा इन द प्रेजेंस ऑफ डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। अगर आप इन इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में जानते हैं
तो मैंने आपको बताया हुआ है, these electrophiles doesn't react in the presence of deactivating and meta directing। आगे बात समझ में। और अगर आप कंडीशंस गेटरमैन कोच की जानते हैं, तो गेटरमैन कोच की कंडीशन क्या थी बताइए? कार्बन मोनोऑक्साइड HCl और साथ में कौन था? AlCl3। और ये AlCl3 बहुत जगह पर गड़बड़ करे। आप एनिलीन का भी फॉर्माइलेशन नहीं कर पाएंगे इस मेथड से। कौन से वाले मेथड से? ऊपर वाले मेथड से, इस मेथड से। आपको लगेगा क्यों नहीं हो पाएगा सर? यहां तो ये तो डीएक्टिवेटिंग और मेटा डायरेक्टिंग भी। इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल जानते थे क्या था? इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल फॉर्माइल केटाइन था। जाके रिवाइज करना आपको मिलेगा। और ये डीएक्टिवेटिंग और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की प्रेजेंस में नहीं करता। अगर आप एनिलीन का फॉर्माइलेशन करने लगे तो पता है ना, एनिलीन AlCl3 के साथ क्या बना लेता है? कॉम्प्लेक्स, यहां प्लस और यहां, जो कि बन जाता है डीएक्टिवेटिंग और मेटा। बेटा ये होते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, जब ये आएंगे ना तो निपटा दिए जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। हम एनसीईआरटी के रिएक्शन रख लेते हैं, पर ये नहीं समझते कि उस रिएक्शन के पीछे का बेस क्या है, जहां से वो क्वेश्चन फ्रेमिंग करता है, और हम निपट जाते हैं। राइमर टाइमर ही होगा, लेकिन उसका इंपॉर्टेंस तो समझिए कि इस रिएक्शन को इतना इंपॉर्टेंस दिया क्यों जा रहा है। यानी कि अगर आप एनिलीन का फॉर्माइलेशन करने चलोगे, किससे? गेटरमैन कोच से, नहीं होगा। दिक्कत आ गई यहां पर भी। ऐसे ही फिनोल के केस में भी क्या आएगी? दिक्कत, रिएक्शन स्लो हो जाती है। तो अगर आपको फिनोल का फॉर्माइलेशन करना है तो वो काम किसने करके दिखाया? राइमर और टेमर ने करके दिखाया। और जो दिक्कत दे रहा है कौन? AlCl, वो नहीं लिया उन्होंने। रिएक्शन के करने का अंदाज ही बदल दिया, उनका इलेक्ट्रोफाइल ही क्या हो गया था? चेंज। तो अब आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि एक्चुअली इस रिएक्शन में हम फिनोल का क्या करते हैं? फॉर्माइलेशन। फिनोल का होता तो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही है, लेकिन कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस करते हैं? CHO। कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस करते हैं? CHO। अब आप सोच रहे होंगे कि CHO इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोफाइल ये होना चाहिए, लेकिन इसका इलेक्ट्रोफाइल ये नहीं है, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल रहेगा। रिएक्शन कंडीशन से एंटायरली क्या होंगी? डिफरेंट। तो क्या आपको थोड़ा सा दिमाग में राइमर टीमन रिएक्शन का क्या आइडिया कि क्यों ये रिएक्शन इतना अच्छा है, क्यों इतना फेमस है? क्योंकि इससे आप फॉर्माइलेशन करवाएंगे किसका? फिनोल का। जहां कौन फैल गए? गेटरमैन और कोच भी फैल गए। किसकी वजह से? AlCl3 ले रखा है, उसकी वजह से। तो लिखेंगे इसमें, फिर आगे बढ़ेंगे। The formylation of phenol, the formylation of phenol, the formylation of phenol, the formylation of phenol with chloroform, underline the word chloroform, the formylation of phenol with chloroform in alkaline solution, in alkaline solution is called the Riemann-Tiemann reaction, is called the Riemann-Tiemann reaction, is known the Riemann-Tiemann reaction। यानी कि Riemann-Tiemann रिएक्शन की मदद से आप फिनोल का क्या करवाने वाले हैं? फॉर्माइलेशन। भाई साहब ये भी आ जाए ना कि यूजिंग विच रिएक्शन यू कैन कैरी आउट द फॉर्माइलेशन ऑफ फिनोल, तो भी निपट जाए। Riemann-Tiemann को तो इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, बट ये नहीं पता कि उसके पीछे काम क्या है, क्या था कि रिएक्शन इतनी ज्यादा फेमस हुई। फॉर्माइलेशन करवाएंगे हम यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। पहले काम तो ये कि ये फिनोल का फॉर्माइलेशन करके दिखाएगा। दूसरा काम, जब एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है तो नॉर्मली मेजर प्रोडक्ट कहां से आता है? पैरा से। ये कहां से लाएंगे? ऑर्थो से, इसलिए भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। दिस रिएक्शन लीड्स this reaction leads this reaction leads predominantly this reaction leads predominantly this reaction leads predominantly ortho substituted phenol this reaction leads predominantly ortho substituted phenol। यानी कि फिनोल में फॉर्माइलेशन तो होगा, लेकिन मेनली फॉर्माइलेशन कहां पर होगा? ऑर्थो पोजीशन पर। ये कौन है आपके सामने? फिनोल। तो CHO तो लगेगा, CHO ज्यादा कहां लगेगा? ऑर्थो पर। पैरा पर भी लगेगा ऐसा नहीं है,
लेकिन ज्यादा कहां पर लगेगा आपके सामने, ऑर्थो पर। तो दूसरा इंपॉर्टेंस इस रिएक्शन का ये है, एक तो फॉर्माइलेशन करके दिखाया इन्होंने, और मेजर प्रोडक्ट कहां से बनाएंगे, ऑर्थो से। ठीक है, चलिए पहले मैं रिएक्शन लिख देता हूं एनसीईआरटी की सीक्वेंस में, फिर हम मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे। रिएक्शन चलेगा, यकीन मानिए आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं, मैकेनिज्म में आपको लगेगा कि रिएक्शन में कुछ था ही नहीं। हम रिएक्शन करवाएंगे फिनोल की सबसे पहले, किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ। क्लोरोफॉर्म और साथ में हम लेंगे एक्वस NaOH, साथ में हमारे सामने रहेगा एक्वस NaOH। रिएक्शन होगी और पहले ये प्रोडक्ट आप लोगों के सामने बनेगा। यहां पर आ जाएगा O- Na+, ये तो समझ में आ गया होगा, मीडियम बेसिक है तो एसिड बेस तो वही होगा रिएक्शन में। यहां पर आपको लगा हुआ मिलेगा कौन, CHCl2। एक बात वापिस आओ, इधर आओ, अगर मैं टोलिन से एक एच हटा दूं, ये कौन है, टोलिन, अगर यहां से एक एच हटा दूं और ये यूनिट बना दूं, बताओ इसको क्या बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, फिनाइल, क्या बोलोगे, बेंजाइल। अगर मैं एक और एच हटा दूं यहीं से ही, तो क्या बोलोगे, बेंजल, और एक और हटा दूं तो बेंजो। तो ये क्या बना हुआ आपके सामने, बेंजल, और बेंजल में भी कोई एच हटाकर ऑक्सीजन लगा हुआ है तो सब्स्टिट्यूटेड बेंजल बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूटेड बेंजल। ये इंटरमीडिएट के तौर पर इस रिएक्शन में बनता है। तो ये आपके सामने रहेगा सब्स्टिट्यूटेड, सब्स्टिट्यूटेड बेंजल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड इंटरमीडिएट के तौर पर यहां पर बनता है। ये हमारे सामने बन गया है इंटरमीडिएट। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, बस ये समझ में आ गया कि बेंजल क्लोराइड है। सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्यों 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 लिखा है, क्योंकि एक एच हटा हुआ है, कुछ लगा हुआ है, इसलिए इसको क्या बोल दिया है, सब्स्टिट्यूटेड बेंजल क्लोराइड। उसके बाद रिएक्शन दोबारा से करवाई जाएगी, किसके साथ, NaOH के साथ, और फिर आपके सामने ये प्रोडक्ट बनेगा जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। यहां पर रहेगा O- Na+, और कौन आ जाएगा, CHO। अब मीडियम बेसिक है तो O- तो रहेगा ही रहेगा। अगर आप वापिस इस पर क्या चाहते हैं, H+, तो एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवानी पड़ेगी। आपको H3O+ डालना पड़ सकता है, कोई HCl वगैरह एसिड डालना पड़ सकता है, जिसकी प्रेजेंस में यहाँ H लग जाएगा, और ये बन गया है आपके सामने ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड फिनोल। क्लियर, CHO ग्रुप कहां पर चला गया है, ऑर्थो पर। इसको हम बोलते हैं ऑर्थो सैलिसल्डिहाइड। ऑर्थो सैलिसल्डिहाइड, जो कि हमारे सामने इस रिएक्शन का कैसा प्रोडक्ट रहेगा, मेजर। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये मेजर बना कैसे, समझेंगे, दो ही कोड़ी का है। अभी तो जो एनसीईआरटी ने लिखा है मैंने वो लिखा है, एनसीईआरटी ने इसका मैकेनिज्म नहीं दिया, लेकिन एआईपीएमटी ने इसके मैकेनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, कि मैंने लिख दिया ना, तो फिर आपको पता होना चाहिए। वो ऑर्थो सैलिसल्डिहाइड लिखा हुआ है, जैसे आपका सैलिसिलिक एसिड होता है, वैसे ही क्या है, सैलिसल्डिहाइड। जल्दी से निपटाइए, फिर हम मैकेनिज्म शुरू करेंगे। और मैकेनिज्म में आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत, बहुत आसान सा मैकेनिज्म। आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि रिएक्शन हो रही है बेंजीन पर, तो ये रिएक्शन कौन सी रही होगी, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और प्लस R इफेक्ट की वजह से ग्रुप या तो ऑर्थो पर जाना चाहिए था या पैरा पर। अब ये गया कहां पर है, ऑर्थो पर। तो ऐसा नहीं है पैरा पर भी नहीं गया होगा, हमने मेजर लिखा है, क्या लिखा है, मेजर। पैरा पर भी जाएगा लेकिन अमाउंट क्या बनेगी, कम। निपटा दिया है क्या, कैन वी स्टार्ट विद द मैकेनिज्म। चलिए ध्यान से सुनेंगे, मैकेनिज्म की कहानी शुरू करते हैं। मैकेनिज्म याद रखना मेरी बात को, ध्यान से सुनना मेरी बात। क्लोरोफॉर्म और OH- पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो बार आएंगे आपके साथ। क्लोरोफॉर्म और OH- पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितनी बार आएंगे, दो बार। बेसिक कंडीशन में जब आपके सामने आ जाएगा तो देखिएगा, क्लोरोफॉर्म के बारे में मैंने पहले भी आपको हल्का सा आइडिया दिया है, जब मैंने पढ़ाया था आपको अल्फा एलिमिनेशन। क्या बताया था, अल्फा एलिमिनेशन, कि ये जो आपका हाइड्रोजन है ये स्लाइटली कैसा होता है, एसिडिक। कारण
क्योंकि तीन तीन Cl का कैसा इफेक्ट लग रहा है, माइनस आई, स्ट्रॉन्ग माइनस आई, स्ट्रॉन्ग माइनस आई, स्ट्रॉन्ग माइनस आई की वजह से आप रिएक्शन बेसिक मीडियम में करवा रहे हो, मतलब OH माइनस। आप समझिए कि ये हाइड्रोजन आपका कैसा हो गया है, एसिडिक, एसिडिक हाइड्रोजन है। बताइए एनायन का पहला काम डीप्रोटोनेशन, एसिडिक हाइड्रोजन को चुराएगा, और ये हाइड्रोजन कैसा है, एसिडिक। तो यहां पर ये एक टाइप की एसिड बेस रिएक्शन हुई। बताइए H प्लस बनकर हटेगा या H माइनस बनकर, H प्लस बनकर। एनायन तो सामने वाला है, वो तो इलेक्ट्रॉन देने के लिए तो आया है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स किस पर चले जाएंगे, कार्बन के ऊपर। एसिड बेस रिएक्शन आपको यहां पर देखने को मिलेगी। बताइए क्या बनेगा, वाटर, OH माइनस जब H प्लस चुरा लेगा तो वाटर बन गया। साथ में कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि जो क्लोरीन सॉरी हाइड्रोजन हटा है वो इलेक्ट्रॉन छोड़कर गया है, तो एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के अंदर कार्बन का था, एक हाइड्रोजन का था, हाइड्रोजन भी छोड़ गया, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया कि नहीं आ गया। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से कैसा चार्ज आ गया है, नेगेटिव। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं कि ये जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक क्यों। क्या हुआ, कौन बोल रहा था, मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, मैं आपको कई बार कह चुका हूं, अगर कोई बात चिल्ला के कही जाती है इसका मतलब ये नहीं कि उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। इन चीजों को थोड़ा सा दिमाग में उतारिए। आपके पेरेंट्स आपको बोले कि बेटा ये काम नहीं करना है, मैसेज ये है कि ये काम नहीं करना है, समझदार इंसान को समझ में आ गया काम। और ये ना कह के दो चपेट लगाएं आपको कि दोबारा ये काम क्या, तेरी हड्डी तोड़ दूंगा। आवाज का जो वॉइस का जो पिच है वो बढ़ा दिया, थोड़ा सा एग्रेशन दिखा दिया, तो क्या बात के कहने का मैसेज बदल गया है। मैसेज आज भी यही है कि वो बात दोबारा से नहीं करनी है। तो मैं ये बात प्यार से कह रहा हूं कि आप हमेशा ध्यान रहे कि आप क्लास में बैठे हैं और मैं जो आपके सामने यहाँ पढ़ा रहा हूँ वो एक मास्टर टीचर। मानता हूँ गुरु की छवि आज वो नहीं रही जो पहले हुआ करती थी, लेकिन आपके पेरेंट्स अगर आपके साथ बहुत प्यार से बात करते हैं इसका मतलब ये नहीं उनके कंधे पे हाथ धर लोगे आप और पूछोगे और क्या हालचाल है तेरे। ये गैप आपको हमेशा मेंटेन करना चाहिए। आसानी से बातें इसलिए करता हूं कि आप अपने डाउट पूछते हुए कभी भी ना झिझकिए, आपको ये नहीं लगे कि ये डांट नहीं देंगे, ये तो यार बताएगा नहीं यार, इसे तो डर लगता है, ये माहौल ना बने। क्योंकि मेरा मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं समझा सकता हूँ, किसी बच्चे को क्लास में नहीं समझा पाया तो शायद वो डाउट पे आए तो मैं समझा सकता हूँ अगर वो मुझे एक मौका और दे तो। बस इसीलिए थोड़ा सा तरीका ये है, और ये थोड़ा कोएड बैच है, नहीं तो मैं बहुत बढ़िया तरीके से सुनाता हूँ। दूसरा कारण लाइव भी चल रहा, अननेसेसरी का मुझे फेमस होना नहीं है। इधर ध्यान दे अब, उस फोन में से क्या निकाल लेगा तू, कि कौन सी बार बोला मैंने, दूसरी या तीसरी बार बोला आज की क्लास में, ऐसा क्यों कर। चलिए वापस लौटे, 3 से 4 मिनट वेस्ट हुए जिसका कोई मतलब, कम से कम 90% क्लास को तो कोई मतलब नहीं था इस बात से, वो तो पढ़ना चाह रहे थे। चलिए, तो मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूं कि ये हाइड्रोजन एसिडिक क्यों है। हम बताते हैं कि मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, मोर विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ। यहां पर आपका कॉन्जुगेट बेस बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड, यू नो दैट क्लोरीन हैज वैकेंट 3d ऑर्बिटल, तो ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा क्लोरीन के साथ, जिसे आप बैक बॉन्डिंग का नाम भी देते हैं। दैट्स व्हाई दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक इन नेचर। कुल मिलाकर ये हाइड्रोजन हट सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप हेलोजन्स के बारे में भी जानते हैं, हेलोजन्स को हम बोलते हैं एक्स, और एक्स किसी का भी एक्स बन सकता है, लिविंग ग्रुप है, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन लेकर निकल सकता है। लिविंग ग्रुप की खास बात होती है जब भी वो निकलता है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को समेट कर निकलता है। अगर ये यहां से निकला तो बताइए किस प्रकार के हालात यहां पर रहेंगे। ध्यान से सुनना, यहाँ पर कार्बन पर लोन पेयर है, ये रहा लोन पेयर पहले से इसके ऊपर अवेलेबल है। एक क्लोरीन गया तो कितने क्लोरीन बचेंगे मेरे भाई, 2 अभी भी मौजूद रहेंगे, यस। अब सुनिए, अगर क्लोरीन यहां से गया तो इलेक्ट्रॉन्स को लेकर जाएगा, लिविंग ग्रुप ऑलवेज एलिमिनेट्स विद द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब उस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर जाएंगे, एक उसका खुद का होगा एक दूसरे का होगा, दोनों लेकर जाएंगे। तो इस कार्बन पर कैसा चार्ज आना चाहिए, प्लस, लेकिन पहले से कैसा है, माइनस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। आज इसका कोई इलेक्ट्रॉन चुरा ले गया, इसको कहीं से एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिला हुआ था, नील बटे सन्नाटा, तो ये वाला जो ऑर्बिटल आपका है ये क्या हो जाएगा, एकदम खाली।
पक्का? अब बताइए, अगर अपन बात करें तो इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? दो, दो चार और दो छह, लोन पेयर होने का मतलब न्यूक्लियोफाइल नहीं होता है। कंप्लीट ऑक्टेट के साथ लोन पेयर होने का मतलब न्यूक्लियोफाइल। तो ये आपकी रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया है। इसको बेटा हम बोलते हैं डाइक्लोरो, क्या बोलते हैं? डाइक्लोरोकार्बिन। डाइक्लोरोकार्बिन। कार्बिन दो टाइप के होते हैं, सिंगलेट और ट्रिपलेट। स्टेबिलिटी अलग अलग होती है दोनों की, कोई जनरल फॉर्मूले से नहीं बता सकते, हमें बात ही नहीं करनी क्योंकि एनसीईआरटी कार्बिन पर बात ही, कुल मिलाकर ये हमारे सामने इलेक्ट्रोफाइल है। उससे भी ज्यादा जबरदस्त बात, यही स्टेप इस रिएक्शन का स्लो स्टेप है, यही स्टेप इस रिएक्शन का आरडीएस है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। क्योंकि इस रिएक्शन में कुछ ऐसा होने वाला है, हमें लगेगा कि आरडीएस को दूसरा होना चाहिए। आरडीएस एक्सपेरिमेंट से आता है, कहां से आता है? एक्सपेरिमेंट से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोफाइल आपने रिएक्शन में क्या कर लिया है मेरे भाई? जनरेट। अब आपके रिएक्शन करने के लिए आएगा फिनॉल। बताओ कंडीशन कैसी है? अरे कंडीशन मीडियम कैसा है? बेसिक। तो बेसिक मीडियम में एसिड बेस रिएक्शन ना हो, ऐसे तो हालात ही नहीं है। पक्का? यस। आप बेस लेकर चल रहे हैं और कौन है? फिनॉल। तो बताइए ये एसिडिक हाइड्रोजन है कि नहीं है? एनायन का पहला काम डीप्रोटोनेशन, इसीलिए तो बेसिक मीडियम में बाहर से एसिड डालना पड़ता है ताकि प्रोटोनेशन वापिस हो जाए। तो ये बन जाएगा हमारे सामने, क्या बोलते हैं इसको? सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बोलेंगे इसको? सोडियम फिनॉक्साइड। मेरी बात को ध्यान से सुनना, जब कोई प्लस आर वाला ग्रुप बेंजीन पर लग जाता है तो वो एक्टिवेटिंग एंड ऑर्थोपैरा, एक्टिवेटिंग एंड ऑर्थोपैरा, सही बोला कि नहीं बोला? मैंने इसको दो तरीके से समझाया था। एक तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बेसिस पे कि प्लस आर वाले मेनली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ऑर्थो एंड, इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स, तो या तो ऑर्थो पर जाए या पैरा पर। दूसरा सिग्मा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी, कि जब इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा तो आपका केटाइन बनेगा, और वो केटाइन तभी स्टेबल बनेगा जब या तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पर जुड़े या पैरा पर जुड़े। दोनों तरीके से मैंने समझाया था। सिग्मा कॉम्प्लेक्स से हमने कई बार बातें की हैं, अब हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से समझेंगे। बताइए, नेगेटिव चार्ज विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। अगर ये रेजोनेंस हुआ तो नेगेटिव चार्ज कहां पहुंच गया है मेरे भाई? कहां पहुंच गया है? ऑर्थो पोजीशन पर। क्या ये नेगेटिव चार्ज ऐसे ही रेजोनेंस करके पैरा पर भी जा सकता है? यस। तो पैरा पर भी रिएक्शन हो सकती है। अब आपका रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल कौन है? डाइक्लोरोकार्बिन, जिसमें कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, उसके पास वैकेंट और वाइटल अवेलेबल है। तो बताइए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पर आई कि नहीं आई? अगर इसने इसको इलेक्ट्रॉन्स दिए तो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? पक्का? यस। अगर बॉन्ड बनेगा तो बताइए किस प्रकार से बातें होंगी यहां पर? पहले मुझे एक बात बता दो, यहां पर हाइड्रोजन है कि नहीं है? यहां पर हाइड्रोजन है कि नहीं है? हाइड्रोजन पहले से ही अवेलेबल है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तो पहली बात तो कार्बन पर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। क्योंकि आप सोचो ना, तीन बॉन्ड के साथ लोन पेयर मतलब नेगेटिव चार्ज, और यहां पर कौन रहेगा? हाइड्रोजन। आप समझ रहे हैं? ये कार्बन कैसा हो गया है? sp3, लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी। नॉर्मली बहुत सारे लोग इस स्टेप को आरडीएस बता देते हैं कि लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी, क्योंकि मैक्सिमम रिएक्शंस में जब बेंजीन रिएक्शन करता है तो लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी ही क्या होता है? आरडीएस। लेकिन ये इस रिएक्शन का आरडीएस नहीं है। ये जबरदस्त पॉइंट है, ध्यान रखना। लेकिन बेंजीन एक ही कंडीशन पर रिएक्शन करता है कि रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद उसको अपना एरोमेटिक कैरेक्टर वापिस। दूसरी बात भी क्लियर है उसकी, जिस कार्बन पर कोई जाकर जुड़ेगा उसी कार्बन से एच को हटना, वही कार्बन जो sp3 बना है उसको sp2 बनना, तभी तो एरोमेटिसिटी लौटेगी उसकी। तो अब यहां से हाइड्रोजन को हटना पड़ेगा, H प्लस बनकर हटेगा तभी तो डबल बॉन्ड होगा। तो यहां से ये अब बॉन्ड इधर आएगा और ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। बताइए जब ये H प्लस हटेगा तो कार्बन पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव। इस H प्लस को धर लेगा कि नहीं धर लेगा? तो यहां पर रहेगा नेगेटिव चार्ज, यहां पर क्या रहेगा? Na प्लस। और ये H किस पर आ गया है आपके सामने? कार्बन पर। देख याद करो, ये आपने इंटरमीडिएट बनाया। अब रिएक्शन फिर से आगे चलेगी और एक स्टेप के बाद क्या हो जाएगी? खत्म। आप बताइए, मैं हालांकि जुगाड़ से यहां पर निकलूंगा, ये Cl है, ये Cl है, रिएक्शन करवाऊं OH माइनस के साथ। मैंने आपको बताया था Cl की जगह कौन आएगा? OH। Cl की जगह कौन आएगा? OH। एक कार्बन पर दो OH, वाटर। ये भी जुगाड़ है, ये भी क्या है? तो दोनों Cl की जगह अगर मैं रिएक्शन करवा दूं किसके साथ? NaOH के साथ, तो बताइए कौन आने वाला है? दो OH, और दो OH से क्या बना दूंगा? CHO। क्या सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? यस। ये आपके सामने आ जाएगा, यहां पर रहेगा माइनस, यहां पर आपके सामने CH और यहां पर रहेगा Na प्लस।
अब आप जानते हैं आखिरी में आपने H+ डाला है किसके लिए, प्रोटो। अगर आप H+ डालते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोटो, एंड यू विल फाइंड कि यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से यही आपका कौन सा प्रोडक्ट रहेगा, मेजर प्रोडक्ट रहेगा, ऑर्थो सैलिसाइलडिहाइड। सो कैन यू टेल मी द इलेक्ट्रोफाइल ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन, क्या CHO+ है या फिर आपका डाइक्लोरोकार्बिन है, बताओ क्या है रिएक्शन के अंदर, आपका इलेक्ट्रोफाइल था, ऑर्थो से हटाकर लग गया, तो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो यहीं खत्म हो गया है। उसके बाद तो Cl हटकर कौन आए हैं, OH। तो यहीं तक रिएक्शन का रोल था, आगे तो रिएक्शन एकदम क्या है, आसान। ध्यान से सुनना, क्या डाइक्लोरोकार्बिन भी आपका कार्बन वाला इलेक्ट्रोफाइल है, क्या ये भी इस कैटेगरी के इलेक्ट्रोफाइल्स में आता है, सोच समझ कर जवाब देंगे, क्या ये भी इस कैटेगरी के इलेक्ट्रोफाइल्स में आता है, यस ये भी इस कैटेगरी के इलेक्ट्रोफाइल है, कार्बन वाला है, कार्बन विद इनकम्प्लीट, और ये इलेक्ट्रोफाइल्स इन द प्रेजेंस ऑफ डीएक्टिवेटिंग और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की प्रेजेंस में रिएक्शन नहीं करेंगे। आगे बात समझ में, छापिए, आगे बढ़ेंगे, अगली क्लास में इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखो मैकेनिज्म में कुछ था ही नहीं, क्लोरोफॉर्म की मदद से क्या बनाया, डाइक्लोरोकार्बिन, विच इज द इलेक्ट्रोफाइल ऑफ दिस रिएक्शन। OH प्रेजेंस में कहा गया, ऑर्थो पर। निपटा लेंगे इसको, मैं बाहर अवेलेबल हूं। तो एक 5 मिनट की रिएक्शन और बची है और चैप्टर फिनॉल भी खत्म। In the next class, we will start aldehydes and ketones.